हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 6 है। टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। और बता दें दोस्तों, सीटेट जेटेट एस्टेट एंड अदर स्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर 1, सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है दोस्तों, आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। चरण 1, कागज के माध्यम में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा हो रहे। चरण 2, अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्ताकार खींचें। चरण 3, कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। चरण 4, अब कागज के छिद्र वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रहे कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। चरण 6, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च को रोशनी को दीवार पर डालें और दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इस तरह से तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय सामान आसमान में चमकने वाली तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। जो कि बता दें दोस्तों, इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है और इस एक्टिविटी के माध्यम से बताना चाह रहा है कि रात में किस प्रकार आकाश में तारे दिखाई देते हैं और जब लाइट ऑन करने पर है सो तारों की सभी समूह है सो समाप्त हो जाती है। तो इसमें है सो दिन और रात के बारे में बतलाने के प्रयास किया है एक्टिविटी के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो नहीं देख पाने के कारण है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वह खगोलीय पिंड कहलाती है। अब बता दें दोस्तों, जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे है सो खगोलीय पिंड कहते हैं, कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक क्या है, तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो कुछ तारे होते हैं वो सभी है सो बहुत अधिक दूर होने के कारण है सो इसका है सो ऊष्मा और प्रकाश है सो हम लोग है नहीं इसका महसूस कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, और अधिक दूरी पर उड़ रहे हवाई जहाज है सो बहुत छोटा दिखाई देता है। और जब नज़दीक में रहता है या नीचे रहता है तो वास्तविक रूप में वह है सो बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जो तारे भी है, जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो समझिए कि बहुत दूर में है और बहुत बड़ा है, और कुछ है सो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो समझिए कि इस तारा से यह तारा है सो छोटा है और नज़दीक है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। बोल रहा है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को है सो देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो आकृति दिखाई पड़ती है वह है सो क्या है, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर से इस प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बता दें दोस्तों, जो अर्सा मेजर या बिग बियर है इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जो कि 7 ऋषि संत या 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग कहलाता है। जो कि चित्र 1.1 में अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारा ग्रह तथा नक्षत्रों को दिखाए। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे ध्रुव तारा को दिखाया गया है, और इसी लाइन में है सो संकेत तारे, और जो कि यह ध्रुव तारा है सो उत्तर दिशा की ओर उगता है, और इसमें है सो सप्तऋषि को भी दर्शाया गया है। लाइन से भी देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तारा को है सो इस तरह रात में उगता है, जो कि इस चित्र को दिखाया गया है। जो कि यह भी है सो नक्षत्र मंडल के अंतर्गत ही आ जाता है, और इसे है सो सप्तऋषि कहते हैं। यह 7 समूहों का तारा है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो कि और भी इसमें बता दें दोस्तों, प्राचीन समय में है उस समय घड़ी का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो दिशा का है सो मापन इसी तरह से लोग करते थे। देखिए, मान लीजिए रात में अगर कोई व्यक्ति उठता है तो देखता है ध्रुव तारा इधर है और इतना बज रहा है, मतलब कि ध्रुव तारा इधर उत्तर दिशा में है,
तो वो दिशा के अनुसार और लाइट के अनुसार तारों का जगह के अनुसार है सो क्या अनुमान लगाते हैं कि अभी इतना बज रहा होगा, या उस समय प्राचीन समय में लगाया जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों के आसपास में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जा इस आ, खींचे जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे ध्रुव तारा है और हम इस दिशा में उत्तर दिशा में खड़ा होते हैं और देखते हैं तो जो सप्तऋषि का दो तारा यहाँ पे है यह काल्पनिक रेखा के सीधे दिखाई देता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश के प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लैनेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जिससे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्यों दिया हुआ है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यों छोटे छोटे पिंडों से बनी होती है। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। बता दें यहाँ दोस्तों, शनि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, जो इसके बीच में जो छोटे छोटे छल्ले हैं वो है सो बहुत असंख्य है, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे छल्ले हैं इनके बीच में। और इसमें है सो पृथ्वी से इन छल्लों के जो है शक्तिशाली दूरबीन से है सो देखा जा सकता है। जो कि यहाँ पे कुछ है सो ग्रहों को है सो बतलाया गया है चित्र के माध्यम से। इसमें सूर्य दिया हुआ है, फिर है सो यहाँ पे बुध दिया है जो मरकरी, फिर शुक्र दिया है, पृथ्वी दिया हुआ है यहाँ पे, मंगल ग्रह को दर्शाया गया है, बृहस्पति ग्रह को दर्शाया गया है, और यूरेनस है, और यहाँ पे इधर शनि को दर्शाया गया है। तो इसमें बता दें दोस्तों कि बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन में 59 दिन का समय लगता है। जो कि इसमें है सो बुध ग्रह के बारे में दर्शाया गया है, जो यहाँ पे है, जो कि इसको सूर्य से अपने चारों ओर परिक्रमा करने के लिए है सो 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन करना पड़ता है, जो कि 59 दिन या 58 दिन में यह परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट है शुक्र, जो कि यहाँ पे है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 255 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन में 243 दिन इसका समय लगता है, जो यहाँ पे शुक्र है।
पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 365 दिन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में कितना दिन लगाता है पृथ्वी? 365 दिन, या अपने अक्ष पर घूर्णन में 1 दिन। मंगल ग्रह जो यहाँ पे है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 687 दिन और चंद्रमा की संख्या में 2 दिन। आंतरिक ग्रह में सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 11 साल, 11 महीने, लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन, 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 53 मिनट लगता है। शनि। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट लगता है, चंद्रमा की संख्या में लगभग 53 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को 84 साल में अपने अक्ष पर घूर्णन, लगभग 17 घंटे 14 साल अपने अक्ष पर घूर्णन में 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27। और जो नेपच्यून है जो कि सबसे बड़ा है, इधर लास्ट में दिखाया गया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 14 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या अपेक्षा 13 मिनट। और इसमें बता दें दोस्तों कि जो बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैसों और तरल पदार्थों से बना है। और बता दें दोस्तों, इसमें सीटेट में है सो यहाँ से प्रश्न 1 या 2 उठा लिया जाता है। और सीटेट में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। इसमें अधिकतर पूछता है सूर्य के दूरी से दूसरा ग्रह कौन है, तो यहाँ पे है कौन सी? बुध है। यहाँ पे इस तरह से सवाल पूछ लेता है। या सूर्य से तीसरी ग्रह कौन है, तो पृथ्वी है। इस तरह से प्रश्न बना लेता है। सूर्य से तीसरे ग्रह पर कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन में इस तरह देगा तो देना सही उत्तर होगा पृथ्वी है। इस तरह से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का साहचर्य है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ पास अपने चंद्रमा भी है और चंद्रमा पास भी अपना रोशनी नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सौरमंडल के बारे में देखते हैं दोस्तों। सूर्य 8 ग्रह का उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। इसमें हम सूर्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, एक अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांध कर रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसमें ग्रह के बारे में देखते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा
नेपच्यून है। जो इसमें हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, उसमें है सो सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इस तरह से क्या है, सीक्वेंस है, क्रम में है। शब्द की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए एक शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। शब्द जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफ यह का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन करना। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। मेट्री मतलब होता है पृथ्वी का मापन। आइड मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियो, जो कि जियो है इसमें, तो जियो जियो और लॉजी, मेट्रिक, आइड जो इसका है सो अर्थ है इसमें बताया गया है। जो लॉजी के मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, और पृथ्वी मेट्रो का मतलब होता है पृथ्वी का मापन। मैट्री आइट का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। नेक्स्ट, सूर्य के उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका हुआ। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सेवरेड यस नट्स, जो ट्रिक है इसमें दिया गया है। एम से, भी से, ई से, एन से, जे से, एस से, यू से, एन से। जैसे यहाँ पे यू का अर्थ लिया यूरेनस, एन से नेपच्यून, इस तरह दिया हुआ है। जो एक यह क्या है, बहुत अच्छा ट्रिक है। इंग्लिश से है सो हम लोग 8 ग्रह को है सो याद रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्रीय कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय विद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अभी तक प्लेटो में, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है। और बता दें दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, तो यहाँ पे सूर्य है, तो इस तरह से हम इसमें है सो इसमें कुछ इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर है सो घूमते रहते हैं और चक्कर लगाते हैं। और ये रास्ते जो है सो, यह है सो कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है, जो कि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न उठाया गया है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसलिए है सो इसे शुक्र को है सो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको माना जाता है जुड़वा ग्रह दोस्तों? तो शुक्र को है सो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 312 शीर्षा तथा प्लेटो ने बॉन ने ग्रह कहे जा सकते हैं, जो कि जो है सो
इसमें जो प्लेटो है, तो इसको प्लेटो को है सो हम लोग बोना ग्रह भी कहा सकते हैं। और यह है सो 2006 में जब अगस्त में है सो खगोलीय पिंड संगठन द्वारा है सो बैठक में है सो इसमें निर्णय लिया गया कि यह सिर्फ खगोलीय पिंड है, जो इसको है सो सिर्फ प्लेटो बोने ग्रह के रूप में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सूर्य से दूरी से के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण कि इसके आकार में भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंड। यहाँ पे पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। बता दें दोस्तों, जो पृथ्वी ग्रह है या सूर्य के दूरी से हिसाब से तीसरा ग्रह है, और आकार में यह पांचवा है, सबसे बड़ा ग्रह है। इन ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण से इसे भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थिति समानतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है, जो कि है सो यह एक वातानुकूल है। इसके कारण है सो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के परजीवी है सो अपना जीवन यहाँ पे चला सकते हैं, या बहुत तरह के यहाँ पे जीव विविधता पाई जाती है, और यहाँ पे जलवायु के अनुसार अनुकूलित रह पाते हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी इसे कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि यह 2/3 सतह है सो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह कहा भी जाता है, और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, क्योंकि अधिकतर इसमें अगर देखा जाए तो पृथ्वी में 4 हिस्सा में 3 हिस्सा में है सो क्या है, पानी है, जिसके कारण है सो यह नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्रमा के बारे में। इसे देखने से पहले बता दें दोस्तों कुछ रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में है सो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो हाँ, गया है। जैसे राकेश शर्मा जो है सो गए थे, और भी है। और यहाँ पे दिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति बावजूद सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जा सकते हैं, अंतरिक्ष में इसको भेजा जाता है, और पृथ्वी की अक्ष की उपस्थिति कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थिति कुछ भारतीय उपग्रह एस्ट्रोनेट, IAS, यूडीएसैट इत्यादि है। नेक्स्ट इसमें हम चंद्रमा के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों, जो कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। मून के बारे में, मून का चित्र दिखाया गया है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के केवल 1/4 है। यह है सो इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से
अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, इसलिए है सो बड़ा दिखाई देता है दोस्तों। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर परिवर्तित मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। और इसमें बता दें दोस्तों, जो कि है सो जो छाया है, इसको ऐसे पूर्णिमा का दिन है सो चंद्रमा पर इनकी छाया को है सो देखा जा सकता है। इसमें क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो तारा ग्रह एवं भूग्रह के अतिरिक्त अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को है सो सूर्य ग्रह कहते हैं। ये मंगल बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह है सो ग्रह भी है सो चक्कर साथ में लगाते हैं। और है सो क्षुद्र ग्रह भी ग्रह का एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले या विस्फोट होने के बाद जो टूटा हुआ है, टूटकर इसको जो टूटा हुआ भाग है सो अलग हो गया था, तो यह क्षुद्र ग्रह है। उल्कापिंड के बारे में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी पर इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड भी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाती है। जो कि इसमें बता दें दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर छोटे छोटे भी उल्कापिंड कहलाते हैं। और कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वह है सो पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु में जो है सो गिरने के क्रम में है सो घर्षण होता है और यह है सो जलकर यहीं पे भस्म हो जाता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं टूटता हुआ तारा, वह एक तारा नहीं होता है, तारा का ही भाग होता है जो कि उसको कहते हैं टूटता हुआ तारा। और वायु गिरने के क्रम में वायु के घर्षण के कारण वह है सो जलते जलते है सो भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और कभी कभी है सो यह धरातल पर भी जब गिर जाता है तो जिस स्थान पर गिरता है वहाँ पे गड्ढे भी हो जाते हैं। क्या अपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम है सो आकाशगंगा पड़ा। और आकाशगंगा है सो करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसमें बता दें दोस्तों, जो कि है सो हमारे सौर मंडल में इस आकाशगंगा का एक भाग है जो कि भारत में इसका कल्पना है सो आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। और इस प्रकार है इसका नाम है सो आकाशगंगा पड़ता पड़ जाता है पड़ जाता था।
आकाशगंगा पड़ा था। और आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों के गैसों का एक समूह है, जो कि इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर है सो क्या करते हैं, एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पनाएं करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके अनुसार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी प्रकार ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसमें दर्शाया गया है दोस्तों, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? पृथ्वी और पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़ा इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? और यह है सो एक्टिविटी संबंधित दिया हुआ है प्रश्न है दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक चित्र है जो पृथ्वी सौरमंडल और आकाशगंगा, और आकाशगंगा में जितने सारे सभी आ जाते हैं वह ब्रह्मांड है। नेक्स्ट हम लोग इसमें है सो प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं, जो एमसीक्यू है। और जो कि एमसीक्यू है यह इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इसको देखना हम लोग के लिए बहुत लाजमी है। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इसमें ग्रह और तारे में क्या अंतर है इसको बता देना है। सूर्य से आप क्या समझते हैं? सूर्य की उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखें। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया है? हम हमेशा चंद्रमा को एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? यह प्रश्न है जो कि है सो यह लिखित संबंधी है, जो कि लिखना है। अगर कोई क्लास 6 में विद्यार्थी है तो है सो या क्वेश्चन को है सो लिख सकते हैं, जो कि सभी प्रश्न को है सो इसमें जो पढ़ाए हैं उसी से संबंधित है, इसी चैप्टर से संबंधित है, तो आसानी पूर्वक से लिखा जा सकता है। इसमें कुछ है सो एमसीक्यू है, शॉर्ट में बताने शॉर्ट में है सो इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बता देते हैं, शॉर्ट में है सो बता देते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वैसे एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव लेवल के हैं। इसमें दिया हुआ है सही उत्तर चीन कीजिए। इसमें दिया हुआ है 3 क्वेश्चन, 3 में से कौन सही है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बता दें दोस्तों, यह है सो हम लोग पढ़े थे कि जो शुक्र ग्रह है उसको है सो पृथ्वी को जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बता दें दोस्तों, उस समय भी बताए थे कि सूर्य का पहला ग्रह और सूर्य से दूसरा ग्रह के पर कौन स्थित है। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो इसमें है सो पूछ रहा है सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह कौन है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है शुक्र, ऑप्शन ख में दिया हुआ है पृथ्वी, ऑप्शन ग में दिया हुआ है बुध। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पृथ्वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो जो इसमें चक्कर के बारे में बताए थे, तो यह चक्कर है सो किस तरह लगाते हैं इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ क में दिया हुआ वृत्तीय पथ पर, ऑप्शन ख में दिया हुआ आयताकार पथ पर, और ऑप्शन ग दिया हुआ है दीर्घ वृत्तीय का। तो यह है सो इस जो पथ है कैसा है, सूर्य चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाता है? तो यह पथ है सो दीर्घ वृत्ताकार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न 4, ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? तो क में दिया हुआ दक्षिण, ख में दिया हुआ उत्तर, और ग में दिया हुआ पूर्व। तो देखे थे कि जो ध्रुव तारा था इस तरह से है। तो यह जो ध्रुव तारा है सब कि उन दिशा में है, तो उत्तर दिशा में देखे थे। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह है सो
किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो क्वेश्चन 5 में है। ऑप्शन देखते हैं। क में है शनि एवं बृहस्पति, ख मंगल एवं बृहस्पति, और ग है से पृथ्वी एवं मंगल। तो जो बता दें दोस्तों, क्षुद्र ग्रह है सो किसके बीच पाए जाते हैं, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जो इसका सही उत्तर होगा ख, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट यहाँ पे खाली स्थान भरे, इसमें है से दिया हुआ एक समूह को जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम खाली स्थान है दोस्तों कहते हैं। तो जो है सो तारों का एक समूह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तारों का जो विभिन्न प्रतिरूप का निर्माण करता है उसे है सो तारा मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, तो जो तारा का बहुत बड़ा एक प्रणाली है उसे आकाशगंगा कहते हैं या मिल्की वे। यहाँ पे देखते हैं जो 4 नंबर में पृथ्वी का सबसे करीब कौन सा है, और यहाँ पे दिया हुआ है सूर्य से 4 में पृथ्वी का सबसे करीब पूछ रहा है। तो पृथ्वी का सबसे करीब कौन सा है, यहाँ पे देखें जो चित्र में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के सबसे करीब यहाँ पे क्या है, शुक्र है। तो यहाँ पे शुक्र दिया हुआ है जो कि सबसे करीब है, शुक्र और इधर मंगल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह क्या है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रहों के पास कितना, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रहों के पास अपनी खाली स्थान है तथा खाली स्थान है नहीं होती। तो ग्रहों के पास ऊष्मा तथा है सो प्रकाश नहीं होती। और इसमें बता दें दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, तो इसके बारे में है सो सभी ग्रह कितने कौन स्थान सूर्य के दूरी पर कितने स्थान पर आते हैं, यह इम्पोर्टेंट है। कितने समय लगाते हैं, दूरी तय करते हैं कितने समय में, और जो 8 ग्रह है मुख्य रूप से उसको है सो समझ लेना है। और उसमें एक बौना ग्रह जो नेपच्यून है यहाँ पे, इसके बारे में भी देख लेना है, जो कि टोटल ग्रह कितने हैं, 9 है। और बता दें दोस्तों, इस तरह से जो क्लास 6 का है अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि समाप्त कर दिए हम लोग, पढ़ लिए हैं। और उम्मीद है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और न छूटना चाहिए। और बता दें दोस्तों, जो यह चित्र है इसको है सो इस चैप्टर में देख लेना है, बढ़िया से इसको समझ लेना है, जो कि सूर्य, बृहस्पति, बुध, शनि, पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून, शुक्र, यूरेनस, प्लेटो, इन सभी ग्रहों को है सो याद कर लेना है। और कितने समय में दूरी तय करते हैं, कौन स्थान पर है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेना। और यहाँ पे जो कि एक ट्रिक भी दिया हुआ है, और इस ट्रिक के माध्यम से भी है सो हम लोग हैं सो याद रख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यूज नट्स, यस नट्स, जो यह भी इसके माध्यम से सभी 9 ग्रह का है सो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। और बता दें दोस्तों, इस तरह से सौरमंडल हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को तहे दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।